हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का बायोलॉजी विषय। कक्षा 9 का बायोलॉजी विषय का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का ये चौथा वाला पार्ट है। कक्षा 9 का विज्ञान का जो किताब है उस विज्ञान के जो छठा वाला पार्ट है, छठा वाला पार्ट में बायोलॉजी का टॉपिक है वो है क्या, ऊतक है। क्या है? टिश्यू है, ऊतक। और यह ऊतक का कौन सा पार्ट है? चौथा वाला पार्ट है। यानी 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 पार्टों में हमने पढ़ा था कि जो ऊतक है, ऊतक क्या है, फिर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं यह भी हमने देखा था। तो हमने देखा था 2 प्रकार के ऊतक, मुख्य रूप से एक विभज्योतक था यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक क्या था आपका परमानेंट टिश्यू था, अस्थायी ऊतक था। विभज्योतक के विषय में हमने दूसरे वीडियो में देख लिया था। फिर तीसरे वीडियो में हमने देखा था क्या, परमानेंट टिश्यू के विषय में। तो परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार के हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोगों ने देखा था ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो उस सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था इस पिछले वीडियो में, तो इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 प्रकार हमने देखा था। पैरेन्काइमा, क्या देखा था? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये 3 चीजें देखा था। ये 3 प्रकार के ऊतक हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमेटस होते हैं, कोलेनकाइमेटस होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं। ठीक, तो एक चीज और हमको, ये तो आपका मुख्य कैटेगरी है। इसी पैरेन्काइमा का जो सेल है, इस पैरेन्काइमा का जो सेल है, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है, तो जो पैरेन्काइमा से जो पैरेन्काइमा सेल, कई पैरेन्काइमा सेल जब आपस में जुड़ेंगे तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का निर्माण कर देंगे, ऊतक का निर्माण कर देंगे। समझ में आए बात? कई पैरेन्काइमा के सेल आपस में जुड़ेंगे तो पैरेन्काइमा के ऊतक का निर्माण कर देंगे। ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनाता है क्या, हमारा एक इपिडर्मल सेल बनाता है। क्या बनाता है? इपिडर्मल सेल बनाता है। इपिडर्मल सेल बनाता है। ठीक है, तो इपिडर्मल सेल जो बनाता है, हम इस इपिडर्मल सेल के विषय में भी हम थोड़ा सा जान लें। किससे बना हुआ है? पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो सेल टिश्यू में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सेल क्या है। कई सेल जब आपस में मिलेंगे तो टिश्यू का निर्माण करेंगे। तो हमको यही जानना है कि इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। क्या होता है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? ठीक है, क्या होता है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? ये क्या होता है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? देख लेते हैं हम लोग इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कई चीजें जब आपस में एक साथ बधी हुई रहती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जब चीजें आपस में एक साथ कनेक्टेड रहती हैं तो सिस्टम। जैसे हमारे में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुख से लेकर के गुदा तक की बात की जा रही है। अगली बात समझ में, हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मुख से लेकर के फेफड़े तक की, नाक से लेकर के फेफड़े तक की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो यह इपिडर्मल सिस्टम है, इसी तरीके से तो जो इपिडर्मल सिस्टम में यानी कि इपिडर्मिस की कोशिकाओं से कौन कौन सी मुख्य चीजें बनी हुई हैं, तो वह 3 चीजें हैं। क्या है? इपिडर्मल सेल हो गया, तो भाई पहले तो सेल ही बनेगा आपका, पहले वो सेल ही बनेगा, हो जाएगा आपका इपिडर्मल सेल हो गया। अब इपिडर्मल सेल के अलावा दूसरा क्या बन जाएगा आपका? स्टोमेटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टोमेटा बन जाएगा। और तीसरा क्या चीज हो जाएगा? तीसरा है आपका इपिडर्मल अपेंडेजेज।
ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। हिंदी और अंग्रेजी से घबराइएगा नहीं। एपिडर्मिस को एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। अधिचर्म त्वचा, ठीक। तो एपिडर्मल सेल जो है, ये एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं है, सेल मतलब कोशिका, तो पहला चीज इस सिस्टम में क्या आएगा, एपिडर्मिस की कोशिका है। दूसरा चीज क्या आएगा, स्टोमेटा, हिंदी में कहते हैं रंध्र, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, रंध्र कहते हैं, ठीक है। हिंदी में रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। और नेक्स्ट क्या आएगा, एपिडर्मल अपेंडेजेज। अपेंडेजेज का मतलब कि उभार अंग, ठीक है। एपिडर्मल अपेंडेजेज उभार अंग या एसेसरी, सहायक पार्ट, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है एपिडर्मल सेल, क्या है ये, क्या होता है आपका। तो हमने अभी पहले बता दिया कि यह एपिडर्मल सेल क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल है। किस प्रकार का सेल है यह, पैरेनकाइमेटस सेल है। और किस प्रकार के पैरेनकाइमेटस सेल है ये, फ्लैटेंड। कैसे है, फ्लैटेंड, ठीक है। तो ये फ्लैटेंड पैरेनकाइमेटस सेल्स है। फ्लैटेंड का मतलब क्या हुआ कि ये इस तरीके से फ्लैट ऐसे होते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ये आपके फ्लैटेंड पैरेनकाइमेटस सेल है। तो एपिडर्मल सेल क्या है, फ्लैटेंड पैरेनकाइमेटस सेल है। और किसी भी ऊतक का सबसे बाहरी लेयर बनाता है, किसी भी ऊतक का सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है वह एपिडर्मिस का ही बना होता है। किसी भी ऊतक का सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस का बना होता है। और कैसे सेल्स है, फ्लैटेंड सेल है, फ्लैट होता है, ठीक है। इस तरीके से फ्लैटेंड सेल है। और किस कोशिका से बने हैं, पैरेनकाइमेटस सेल से बने हुए हैं। पैरेनकाइमेटस सेल क्या है, पैरेनकाइमा क्या है, पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है, ठीक है। दूसरा चीज इसके बारे में, इस सेल्स के बारे में दूसरा चीज जान लीजिए। ये पहला चीज जान लिया है आप लोगों ने, पैरेनकाइमेटस सेल है। दूसरा चीज जान लिया फ्लैटेंड सेल है। और एक तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि यह सिंगल लेयर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। ये सिंगल लेयर, मैक्सिमम सिंगल लेयर होते हैं। कहीं कहीं यह डबल, ट्रिपल या मल्टी लेयर भी पाए जाते हैं, तो हम अपवाद की बात नहीं करेंगे। मैक्सिमली क्या होते हैं ये एपिडर्मल सेल, सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होता है कि इनके ऊपर, चूंकि भाई सबसे बाहरी वाला लेयर है ना, सबसे बाहर का लेयर है ये, तो जब सबसे बाहर का लेयर है तो उसके रक्षा के लिए कोई ना कोई चीज जरूर चाहिए। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो एपिडर्मिस की कोशिका को हम कह रहे हैं सबसे बाहर का लेयर है, तो बाहर क्या है, धूप है, एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडलीय परिवर्तन, धूप और छांव क्या बताएं, वायुमंडलीय परिवर्तन सब कुछ जान लीजिए। तो उससे सहने की क्षमता भी तो चाहिए। तो सहने के लिए इनके पास होता क्या है, सहने के लिए इनके पास होता है एक लेयर होता है, क्यूटिकल का लेयर होता है। तो इनके पास मोम जैसा एक लेयर होता है, एक लेयर, मोम जैसा एक लेयर होता है, मोम जैसा एक लेयर होता है जिसे कहते क्या है, क्यूटिकल का लेयर कहते हैं। लेयर होता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो इस क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है किसके ऊपर, एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर। क्या करने के लिए, उनकी बाहरी वायुमंडल में हो रहे परिवर्तनों से उनकी रक्षा करने के लिए, बाहरी आघात से उनकी रक्षा करने के लिए एपिडर्मिस की कोशिकाओं के मोम जैसा एक क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है, ठीक है। परंतु यह मोम जैसा जो क्यूटिकल का लेयर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, रूट में नहीं होता है, यानी कि जड़ में जो है क्यूटिकल नहीं पाया जाता। जड़ की भी कोशिकाएं, बाहरी कोशिकाएं एपिडर्मिस से ही बनी है, लेकिन वहां पर क्यूटिकल नहीं पाया जाएगा। बाकी की कोशिकाओं में क्यूटिकल का लेयर पाया जाएगा, ठीक। इतनी चीजें समझ में आई एपिडर्मिस सेल के बारे में। यह कैसा है, पैरेनकाइमा से बना, पैरेनकाइमेटस सेल्स है। पैरेनकाइमेटस सेल्स के विषय में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं।
सिंगल लेयर है, ये भी पर चर्चा कर चुके हैं। फ्लैटेंड सेल है, बता चुके हैं। तीसरा क्या है कि एपिडर्मिस के ऊपर मोम जैसा एक लेयर होता है जो उनके बाह्य परिवर्तन, बाह्य आघात से रक्षा करता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। परंतु रूट यानी कि जड़ में क्यूटिकल का लेयर उपस्थित नहीं होता है। ठीक, तो हम एपिडर्मिस के विषय में सारी चीजें जान गए, लाइन बाय लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, हमारा स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टोमेटा क्या होता है। जो हमारा कोई भी पत्ती ले लीजिए, एक लीव्स ले लीजिए। अगर पत्ती को लेंगे और पत्ती को लेकर हम उसका सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काट करके जब देखेंगे तो उसमें हमको दिखाई देता है, जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो ऊपर तो हमारा एपिडर्मल लेयर दिखाई देगा, लेकिन उस एपिडर्मल लेयर के बीच में, उसके लेयर के बीच में, जैसे मान लीजिए हमने सिस्टम लिखा है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो एक आपका ये लीफ है, एक आपका ये लीफ है, यानी कि ये पत्ती है। तो इस पत्ती जो है, पत्ती क्या है, एक समझ लीजिए कि एक अंग है, उसका अंग है, उसका पार्ट है, आर्गन है, पौधे का एक आर्गन है, मान लीजिए एक पत्ती है। तो ये पत्ती जो है या ये आर्गन जो है, ये इसका जो ऊतक टिश्यू जो सिस्टम है, किसी टिश्यू से बना होगा। तो पूरा जो टिश्यू सिस्टम है, ये पूरा टिश्यू सिस्टम किस में आता है, एपिडर्मल होता है। कैसा होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। तो सब में एक ही जैसी रचना नहीं न होगी। हमने बताया कि बाहर का लेयर जो है एपिडर्मिस की कोशिकाओं से बना हुआ है, और इसके बीच में क्या है कि बीच में हमको छिद्र दिखाई देते हैं, बीच में छिद्र दिखाई देते हैं। उन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छिद्रों की स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों की सहायता से ही पौधे क्या करते हैं, इन्हीं रंध्रों की सहायता से ही पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान करने में जो भी क्रियाएं हैं, हम अब उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन की। यूँ समझ लीजिए कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं इसी रंध्र की सहायता से ही। बात समझ में आ गई। इसी रंध्र की सहायता से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसी रंध्र की सहायता से होती है, इसी रंध्र से होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी किससे होता है, इसी रंध्र से, इसी स्टोमेटा से ही होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प के रूप में उत्सर्जन। जो पानी जो है पौधे में, जो पौधे के शरीर के अंदर पानी है, जब धूप पड़ता है तो धूप जब पड़ेगा तो जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तो उसके भी शरीर से, पौधे के भी शरीर से पसीना निकलता है। तो वही पानी का जो निकल करके जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसी पानी के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। और वह पानी किससे निकलता है, इसी स्टोमेटा से ही निकलता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है आपके। स्टोमेटा के द्वारा क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है और वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया इसी से हो रही है। इसकी संरचना कैसी होती है, इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इसकी संरचना को अगर देखेंगे तो ये आप, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। एक बीन शेप्ड होता है, देख लीजिए। बीन मतलब सेम या बोड़ा। सेम या बोड़े की जो बीज होती है, वह बीज जो है देख लीजिए इस प्रकार की होती है, कुछ इसी प्रकार की बीज होती है कि नहीं होती है। जो सेम या बोड़े की बीज होती है वह इसी प्रकार की होती है। तो यह बीन शेप्ड होता, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो स्टोमेटा है। जब उसको क्लियरली देखेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो हमको इसी तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा।
इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमको नजर आएगा। जब कक्षा 11 में जाएंगे आप लोग तो इसका प्रैक्टिकल है कक्षा 11 में, वहाँ आपको करके दिखाया जाएगा स्टोमेटा कैसे दिख रही है जब लीफ का सेक्शन काटेंगे हम लोग तो। ठीक, तो बीच में ये जो देखिए रियल में क्या है, ये रियल में इसको लेकर के इसको और इसको मिला करके कहते हैं स्टोमेटा। ठीक, ये बीच में जो देख रहे हैं खाली जगह, यही क्या है हमारा, यही है हमारा स्टोमेटल पोर है। ठीक है, स्टोमेटल पोर है। ठीक है, रंध्र है, यही क्या है, रंध्र है। और ये जो दोनों बीन शेप्ड देख रहे हैं ना, ये दोनों जो बीन शेप्ड है ये क्या है आपके गार्ड सेल है। और इन गार्ड सेल के बाहर, इस गार्ड सेल के बाहर ऐसे यहाँ पर ये लगे होते हैं क्या, एसेसरी सेल। ये देखिए ये क्या है आपके एसेसरी सेल कहते हैं या सब्सिडरी सेल कहते हैं, जो कह लीजिए। ठीक है, सब्सिडरी सेल। ये क्या है, सब्सिडरी सेल या एसेसरी सेल, जो कह लीजिए। और ये क्या है आपका, ये है गार्ड सेल। ये क्या है, गार्ड सेल है। ठीक है, तो गार्ड सेल यानी कि हिंदी में कहते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। और एसेसरी सेल को क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल को सहायक कहते हैं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, ये सहायक कोशिकाएं हैं। और स्टोमेटल पोर रंध्र का छिद्र है। ये क्या है आपका, रंध्र छिद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तीन चीजें दिख रही हैं। ये है पूरा आपका, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं, इसको ये बीन शेप जो गार्ड सेल है और स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर को मिला करके ही कहते हैं स्टोमेटा। इन दोनों को मिला करके ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इन दोनों को मिला करके यहाँ कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं स्टोमेटा, यानी कि रंध्र कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर यही जो छिद्र दिखाई दे रहा है, इसी से होता क्या है हमारा, इसी में से हमका वाष्पोत्सर्जन, गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसी स्टोमेटा से ही होती है। यह भी क्या है, एपिडर्मल सेल का, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का भाग है। यानी कि इसकी भी कोशिकाएं, जो बाहरी जो लेयर है वह एपिडर्मिस की कोशिकाएं ही हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक, तो इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह बाहर आपकी सहायक कोशिकाएं हैं, तो यह रक्षा करती हैं किसकी, इस रंध्र की रक्षा करती हैं। एक गार्ड सेल देखिए, पहले तो गार्ड सेल है, गार्ड सेल रक्षा करता है इसका। ये गार्ड सेल क्या काम करता है, गार्ड करता है इसको ओपन करना। रंध्र हमेशा ओपन नहीं रहते हैं, कभी बंद रहते हैं तो कभी खुलते हैं समय के हिसाब से। तो कब बंद होना है, कब खुलना है, इसको गार्ड करने का काम कौन करते हैं, गार्ड सेल। सब्सिडरी सेल क्या करते हैं, इस गार्ड सेल और स्टोमेटा इन दोनों की रक्षा करने का काम करते हैं कि इन दोनों को कोई आघात न पहुंचे, कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे मान ली पत्ती तोड़ा, पत्ती को आपने दबा दिया, तो दबा दिया तो क्या हुआ कि अगर इससे सहायक कोशिकाएं और गार्ड सेल न रहे तो रंध्र ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। तो क्रियाविधि क्या है, क्रियाविधि हम लोग अगले क्लास में जब जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमको टिश्यू के विषय में पढ़ना है। तो ये क्या है आपका, रंध्र का एक सामान्य चित्र है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये रंध्र का सामान्य चित्र है आपका। मिटाते हैं इसको, कार्य भी बता चुके हैं इसका। इसके बाद है आपका नेक्स्ट एपिडर्मल अपेंडेजेज।
एपिडर्मल अपेंडेजेज का क्या मतलब है? एपिडर्मल अपेंडेजेज जो है वह दो प्रकार के हैं। ये क्या है आपका? ट्राइकोम है, ये ट्राइकोम है, और दूसरा क्या है? रूट हेयर है, रूट हेयर है, और जो एक क्या है आपका? ट्राइकोम है। ठीक है, ट्राइकोम जो है यह भी ये जो एपिडर्मल अपेंडेजेज की बात किया जा रहा है, यानी कि जो एपिडर्मिस की कोशिका है, किसी भी ऊतक का जो बाहरी वाला लेयर है वह एपिडर्मिस से बना है। अब उस एपिडर्मिस से जो निकला है उभार, जो अपेंडेजेज उस एपिडर्मिस से निकला है, उसी को कहते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेज। तो अगर तने वाले एपिडर्मिस से, तने पर जो एपिडर्मिस की सेल पाई जा रही है, वहां से जो निकला होगा उभार, वहां से जो अन्य कोशिकाएं डेवलप हुई हैं, उनको ट्राइकोम कहा जाएगा। और ये ट्राइकोम कहाँ पाया जाता है? स्टेम से निकला हुआ है, और यह होता किस प्रकृति का है? मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, हिंदी में बहुकोशिकीय। ट्राइकोम कहाँ पाया जाएगा? स्टेम में पाया जाएगा, और कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। किससे निकला है? एपिडर्मिस की कोशिका से निकला है, इसलिए अपेंडेजेज में दिया जा रहा है। रूट हेयर तो जाहिर सी बात है, नाम ही लिख दिए हैं हम, तो रूट से निकला होगा, और रूट से निकला होगा, और होता कैसा है? यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। क्यों पाया जाता है? किसी भी रूट में जो ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर क्यों पाया जाता है? तो रूट का काम होता है कि जल एवं खनिज लवण, रूट का काम होता है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना रूट का काम होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए जैसे आप ह्यूमन में डाइजेशन पढ़ेंगे मनुष्य में, तो मनुष्य के छोटी आंत में पाई जाती है बिलाई। बिलाई यानी कि ऐसे टेढ़ी टेढ़ी संरचना होती है जिसे रसांकुर कहते हैं। तो वह जो रस्सी के नुमा ऐसे मुड़ी मुड़ी संरचनाएं हैं, अंगुली के समान प्रवर्ध जो निकले हुए हैं, ठीक है, तो वो अभी क्यों पाई जाती है? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, यानी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अवशोषित हो पाए। तो यहाँ पर ये जो रूट हेयर पाया जा रहा है प्लांट के केस में, तो यह इतना फैला रहता है, ऐसे इनका जाल खूब फैला रहता है पृथ्वी में। देखे होंगे किसी पौधे को उठा के निकाल कर, तो ये सब किससे निकले हुई है? तो ये रूट है, तो रूट का भी बाहरी लेयर किससे बना हुआ है? एपिडर्मिस से बना हुआ है, और एपिडर्मिस से हेयर निकल रही है, इसीलिए इनको अपेंडेजेज बोला जा रहा है, एपिडर्मल अपेंडेजेज बोला जा रहा है। और ये एपिडर्मल अपेंडेजेज कौन सा काम कर रही है? यह रूट के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा दे रही है। ये एपिडर्मल अपेंडेजेज क्या कर रहे हैं? रूट के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा दे रहे हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा दे रहे हैं। और सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देने से क्या होगा? सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देने से क्या होगा? जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा जल और ज्यादा से ज्यादा खनिज लवण को अवशोषित करेगा। जितना अधिक जगह छेकेगा उतना ही उसमें जल और खनिज लवण आएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा जल और ज्यादा से ज्यादा खनिज लवण को लेकर के ऊर्ध्वाधर दिशा में जाएगा, पौधे के सभी भागों को मुहैया करवाएगा। यह कौन? रूट हेयर जो है, रूट हेयर जो है निकला कहाँ से है? आपका एपिडर्मल अपेंडेजेज का भाग है। ठीक है, तो ये था एपिडर्मिस। इसके बाद देख लीजिए कुछ और भी टर्म है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने इतना चीज देख लिया, हम मिटाते हैं। उसके बाद हमने इसमें कहा है एपिडर्मिस में कि एपिडर्मिस किसी भी ऊतक का जो एपिडर्मिस सेल है वह बाहर वाला भाग है। वह क्या है? बाहर वाला भाग है। ठीक है, तो होता क्या है? मरुस्थली जो पौधे होते हैं आपके, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। आपके जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं, मरुस्थली जो पौधे हैं, मरुस्थली पौधों में
क्यूटीन का लेयर पाया जाता है। ये क्या होता है? क्यूटीन। क्यूटीन का लेयर, क्यूटीन का लेयर एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो क्यों पाया जाता है ये क्यूटीन का लेयर? क्योंकि ये क्यूटीन का जो लेयर होता है ये होता है जल अवरोधक। क्या होता है? जल अवरोधक होता है, जल अवरोधक। हमने आपसे बताया है कि जो बाहर वाली पौधे की सारी कोशिका होगी, प्लांट के केस की बात करेंगे तो प्लांट में जो बाहर वाली सारी कोशिकाएं होंगी वो किससे बनी है? एपिडर्मिस से बनी है। और एपिडर्मिस से ही क्या होता है? आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। एपिडर्मिस के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यह जल अवरोधक पाया जा रहा है क्यूटीन। कब का? किसमें? मरुस्थलीय पौधों में। तो मरुस्थल में क्या होता है? जल की कमी होती है। मरुस्थल में जल की कमी होती है। तो जल की अगर कमी है और धूप वहां तीव्र होती है तो जितना धूप होगा पसीना उतना ज्यादा होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल ज्यादा से ज्यादा आसमान में चला जाएगा, पौधा सूख जाएगा। पौधे को पोषण कहाँ से मिलेगा भाई? तो पौधे को पोषण जो जल का पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे इसके लिए और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए, या फिर कह सकते हैं जल की हानि को कम करने के लिए क्यूटीन का लेयर पाया जाता है एपिडर्मिस की कोशिकाओं पे। कहां पर? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे कोई भी प्लांट बड़ा होगा, पौधा बन से पेड़ बन गया और उस पेड़ की उम्र जब बढ़ेगी, जब पेड़ की उम्र बढ़ेगी, ठीक है, तो पौधे का उम्र बढ़ने पर, पौधे का उम्र बढ़ने पर, जब उम्र बढ़ेगा, उम्र बढ़ने पर होगा क्या? पेड़ बन जाएगा। उम्र बढ़ने पर जब पेड़ बन जाएगा और जब पेड़ बनेगा तो जो बाहर की एपिडर्मिस की कोशिका है, एपिडर्मिस की कोशिका वो क्या हो जाती है? वो बुढ़ा जाती है। ठीक है, जब पेड़ ज्यादा बड़ा हो गया तो उतनी नाजुक कोशिका सह नहीं पाएगी वायुमंडलीय दशाओं के परिवर्तन को सह नहीं पाएगी। इसलिए होता क्या है? उम्र जब बढ़ेगा तो उम्र बढ़ने पर क्या होता है? एपिडर्मिस की जो कोशिका है, उम्र बढ़ने पर एपिडर्मिस की कोशिका सिंगल लेयर होती ही है। तो एपिडर्मिस की कोशिका धीरे धीरे खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और एपिडर्मिस के नीचे आपका बचा हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसी में हो तो खत्म हो जाता है। और सुबेरिन, ठीक है, ये सुबेरिन नामक एक रसायन है। तो सुबेरिन युक्त मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम हम लोग पढ़े थे ना, तो सुबेरिन युक्त जो विभाजन करने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जमा हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सुबेरिन युक्त मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाहर की तरफ बनने लगते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ बनने लगने का मतलब जो छाल होती है ना, पेड़ की जो छाल है, जो मोटी मोटी जो छालें होती हैं,
जो हम लोग नॉर्मल स्मूथ लेयर जो देख रहे हैं, स्मूथ जो पौधे में आप देखते हैं स्मूथनेस है, तो स्मूथनेस जो है तो उसमें बाहर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस की है। लेकिन जब छाल मोटी सी जो छाल आप देखते हैं, और जो छाल जिसे कहते हैं बोकला, जब वो छाल या बोकला जो कहते हैं भोजपुरी में, वो बन जाता है, तो छाल जो होता है वह किससे बनता है? सुबेरीन के जमा होने से। आयु बढ़ेगा तो आयु बढ़ने पर एपिडर्मिस की कोशिका खत्म हो जाएगी, और वहां पर होगा क्या कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सुबेरीन का जमा होने लगेगा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऊपर सुबेरीन का जमा होकर के क्या होगा, वह बाहर की तरफ निकलने लगेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाहर की तरफ ग्रोथ करने लगेगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा, तो जिससे छाल बनती है, मोटी मोटी छालें बनती हैं। और मोटी छालें क्या होती हैं कि बाहर में वायुमंडलीय जो परिवर्तन हो रहा है, तो वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए अभेद काम करती हैं, यानी कि बाहरी आघात कोई उनको पहुंचता है तो बाहरी आघात से फिर या फिर और भी चीजों से उनकी रक्षा करने का, पौधे के अन्य कोशिकाओं की रक्षा करने का काम करती हैं। तो ये हमारा था एपिडर्मल सिस्टम। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखेंगे, और फिर एनिमल टिश्यू को देखेंगे। इसमें इस वीडियो में कोई समस्या होगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।